आर्थिक बेहतरी संबंधी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के दावों पर पी चिदम्बरम ने सवाल उठाए। The finance minister and her chief economic advisor began to sell the story of a recovery. भारत में कोरोना संक्रमण के नए मामलों की कमी का सिलसिला जारी। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 1,27,510 नए मामले दर्ज किए गए हैं। भारत की आपत्ति के बाद कोरोना वेरिएंट का नाम रखने के नियम बदले। इस नियम के तहत पहली बार भारत में पाए गए 2 वेरिएंट को कप्पा और डेल्टा कहा जाएगा। चीन अपने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजने की तैयारी में। और नाओमी ओसाका ने अपने एक फैसले से टेनिस जगत में मचाई हलचल। सब विस्तार से। दुनिया भर में हमें सुन रहे सभी श्रोताओं का स्वागत, अभिनंदन। भारत में हमें सुन रहे श्रोताओं की घड़ियों में इस समय बज रहे हैं शाम के 7:30 और यही वो वक्त होता है जब आप हर दिन हमें बीबीसी हिंदी के फेसबुक पन्ने पर और बीबीसी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर सुनते हैं। और अब तो आप हमें bbchindi.com पर पॉडकास्ट के माध्यम से भी सुन सकते हैं। पॉडकास्ट की लिंक मैं आपके साथ फेसबुक और यूट्यूब पर शेयर कर रहा हूं। अब से कुछ देर पहले रिकॉर्ड किए गए इस कार्यक्रम की शुरुआत एक ऐसे विषय से जिसे समझने के लिए आंकड़ों को समझना पड़ता है, जिन्हें समझना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उस मुश्किल को सरल बनाने के लिए आइए पहले जानते हैं जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, वो होता क्या है। जीडीपी किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू को कहते हैं। जिस तरह मार्कशीट से पता चलता है कि छात्र ने साल भर में कैसा प्रदर्शन किया और किन विषयों में वो कितना मजबूत या कमजोर रहा, उसी तरह जीडीपी आर्थिक गतिविधियों के स्तर को दिखाता है और इससे ये पता चलता है कि किन सेक्टर्स की वजह से इसमें तेजी या गिरावट आई है। इससे पता चलता है कि साल भर में अर्थव्यवस्था ने कितना अच्छा या कितना खराब प्रदर्शन किया है। अगर जीडीपी का डेटा सुस्ती को दिखाता है तो इसका मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था सुस्त हो रही है और देश ने इससे पिछले साल के मुकाबले पर्याप्त सामान का उत्पादन नहीं किया और सेवा क्षेत्र में भी गिरावट रही। भारत में सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय साल में 4 बार जीडीपी का आकलन करता है, यानी हर तिमाही में जीडीपी का आकलन किया जाता है। लेकिन यदि आप पूछें कि आम जनता के लिए, आपके लिए, मेरे लिए इसका क्या मतलब है, तो इसका जवाब ये है कि अगर जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि देश आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में अच्छा काम कर रहा है और सरकारी नीतियां जमीनी स्तर पर कारगर साबित हो रही हैं। देश सही दिशा में जा रहा है। लेकिन अगर जीडीपी सुस्त हो रही है या निगेटिव दायरे में जा रही है तो इसका मतलब यह है कि सरकार को अपनी नीतियों पर काम करने की ज़रूरत है ताकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में मदद की जा सके। सरकार के अलावा कारोबारी, स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स और अलग अलग नीति निर्धारक जीडीपी डेटा का इस्तेमाल सही फैसले करने में करते हैं। जीडीपी के बारे में मैंने इतने विस्तार से आपको इसलिए बताया क्योंकि साल 2020-2021 की आखिरी तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था को झटका लगा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पूरे वित्तीय वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था 7.3% की दर से सिकुड़ गई है। ये कोरोना महामारी का अर्थव्यवस्था पर असर दिखलाता है। सोमवार को इन आंकड़ों के सामने आने के बाद आज मंगलवार को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने मोर्चा खोला और प्रधानमंत्री मोदी के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आड़े हाथों लिया। 2020-21 has been the darkest year of the economy in 4 decades. The performance in the 4 quarters of 2020-21 tells the story. पी चिदम्बरम कह रहे थे कि साल 2020-2021 ने 4 दशकों में अर्थव्यवस्था का सबसे निराशाजनक समय देखा है। इस दौरान 4 तिमाहियों का प्रदर्शन पूरी कहानी बयां करता है। पहली 2 तिमाहियों में मंदी छाई रही और तीसरी चौथी तिमाहियों में प्रदर्शन में भी सुधार नहीं हुआ। When the first wave of the pandemic appeared to subside last year, the finance minister and her chief economic advisor began to sell the story of a recovery. जब पिछले साल महामारी की पहली लहर कम होती हुई प्रतीत हुई तो वित्त मंत्री और उनके मुख्य आर्थिक सलाहकार ने रिकवरी की कहानी सुनानी शुरू कर दी। उन्हें उज्जवल किरण दिखाई देने लगी जो किसी और को दिखाई नहीं दे रही थी। उन्होंने वी आकार की रिकवरी की भविष्यवाणी कर डाली। ये झूठी कहानी थी और हमने इसका कड़ा विरोध किया था और बताया था कि सुधार के कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं।
हमारी दलीलों से उनके कान पर जूं तक नहीं रहेंगी, जिसका परिणाम अब सबके सामने है। ये थे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के शब्द। और अब बात पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की। पिछले एक महीने में 17वीं बार कीमत बढ़ाए जाने के कारण पेट्रोल और डीजल का मूल्य मंगलवार को भारत में अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने जो नई कीमतें जारी की हैं, उसके तहत दिल्ली में पेट्रोल अब तक की सबसे महंगी कीमत पर 94 रुपये 49 पैसे प्रति लीटर की दर से बिक रहा है, जबकि डीजल 85 रुपये 30 पैसे प्रति लीटर बेचा जा रहा है। ढुलाई खर्च और राज्यों में अलग लगने वाले वैट जैसे स्थानीय टैक्स के कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतें अलग अलग राज्यों में अलग अलग हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में राजस्थान वो राज्य है जहां पेट्रोल और डीजल पर सबसे ज़्यादा वैट वसूला जाता है? इसके बाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का नंबर आता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई शहरों में पेट्रोल की कीमतें पहले ही 100 रुपये प्रति लीटर से ऊपर जा चुकी हैं। मंगलवार को कीमतों में जो इजाफा किया गया है, उससे इन राज्यों में पेट्रोल डीजल और महंगा हो गया है। वैसे ध्यान देने वाली बात है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के वक्त सरकारी तेल कंपनियों ने 18 दिन तक पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाई थीं। श्रोताओं, ये जानकर आप राहत की सांस ले सकते हैं कि कोरोना संक्रमण के कम मामलों से जून महीने की शुरुआत हो रही है। सरकार को उम्मीद है कि अगले 2-3 महीने में वैक्सीन की आपूर्ति बढ़ जाएगी और तब हर रोज 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकेगी। ज्यादा जानकारी के साथ मानसी दास। भारत में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 1,27,510 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो बीते 54 दिनों में सबसे कम आंकड़ा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार बीते एक दिन में 2,795 संक्रमित लोगों की जान गई है। अभी भारत में कोरोना संक्रमित एक्टिव रोगियों की संख्या 19 लाख से कम हो गई है। 43 दिनों के बाद ये पहला मौका है जब एक्टिव मरीजों की संख्या 20 लाख से कम हुई है। नए मरीजों की तुलना में ठीक हो रहे मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले 19 दिनों से लगातार ठीक होने वाले मरीजों की संख्या ऊपर बनी हुई है। रिकवरी रेट अभी लगभग 92% बना हुआ है, जबकि कोरोना पॉजिटिव होने की दैनिक दर लगभग 7% है। केंद्र सरकार ने उम्मीद जताई है कि भारत में जुलाई के मध्य या अगस्त तक वैक्सीन की सप्लाई बढ़ेगी, जिसके बाद प्रतिदिन 1 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो सकेगा। कोविड-19 वैक्सीनेशन पर बनी टास्क फोर्स के अध्यक्ष NK अरोड़ा ने कहा है कि अगस्त तक मेड इन इंडिया यानी देश में बनी लगभग 25 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध हो सकेगी। डॉक्टर अरोड़ा ने कहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक चिट्ठी में बताया है कि वो जून के अंत तक 10 से 12 करोड़ वैक्सीन बना लेंगे, जो उनकी क्षमता से 50% ज्यादा होगा। इसी तरह कोवैक्सीन के उत्पादन की भी क्षमता बढ़ेगी और जुलाई के अंत तक प्रतिमाह 10 से 12 करोड़ टीके तैयार हो सकेंगे। सरकार का दावा है कि दूसरे टीका निर्माताओं या विदेशों से स्पुतनिक वी, फाइजर और मॉडर्ना के टीके भी उपलब्ध हो सकते हैं। कोविड-19 वैक्सीनेशन पर बनी टास्क फोर्स के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा का कहना है कि अगस्त तक हमारे पास हर महीने 20 से 25 करोड़ वैक्सीन की डोज होगी और लक्ष्य होगा कि हर महीने 1 करोड़ लोगों को टीके लगाए जा सकें। उन्होंने ये भी बताया कि अगले कुछ हफ्तों में इस बात की भी जांच हो जाएगी कि क्या लोगों को अलग अलग टीकों की खुराक दी जा सकती है। इसमें ये पता लगाया जाएगा कि अगर लोगों को टीके की दूसरी खुराक में किसी और कंपनी का टीका लगाया जाता है तो इसका वायरस से लड़ने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। भारत में टीकाकरण का अभियान शुरू हुए कई महीने हो चुके हैं, मगर देश में लगातार टीके की कमी की शिकायत आ रही है। अभी भारत में हर महीने कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मिलाकर 7 से 7.5 करोड़ वैक्सीन डोज उपलब्ध है। इस बीच कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार से कुछ सवाल किए हैं। इस संबंध में उन्होंने एक ट्वीट किया, जिसमें वो सवाल कर रहे हैं कि म्यूकरमाइकोसिस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एम्फोटेरिसिन B नामक दवा की कमी के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया है। इसके अलावा राहुल गांधी ने पूछा है कि मरीज को ये दवा दिलाने की
क्या प्रक्रिया है और इलाज देने की बजाय मोदी सरकार जनता को औपचारिकताओं में क्यों फंसा रही है। म्यूकरमाइकोसिस एक अलग तरह का संक्रमण है जो कोरोना वायरस से होने वाले संक्रमण से ठीक हुए या ठीक हो रहे लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। म्यूकरमाइकोसिस म्यूकर फफूंद के कारण होता है जो आमतौर पर मिट्टी, पौधों, खाद, सड़े हुए फल और सब्जियों में पनपता है। ये फंगस साइनस, दिमाग और फेफड़ों को प्रभावित करता है और डायबिटीज के मरीजों या बेहद कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए जानलेवा भी हो सकता है। जानकारी दे रही थी मानसी दास। कोरोना वैक्सीन की किल्लत की खबरों के बीच उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स ने अपने एक शोध में दावा किया है कि कोरोना संक्रमण से ठीक हुए लोगों में वैक्सीन की एक डोज ही काफी है। हालांकि भारत सरकार की मौजूदा गाइडलाइंस 2 डोज लेने की बात कहती है। बीबीसी संवाददाता सरोज सिंह की रिपोर्ट सुनिए। अपने शोध के नतीजों के बारे में बीएचयू के प्रोफेसर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है। उन्होंने अपने शोध के नतीजों के आधार पर सुझाव दिया है कि जो लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो गए हैं उन्हें वैक्सीन की एक डोज लगाई जाए। उनका तर्क है कि ऐसा करने से 2 करोड़ वैक्सीन की डोज बचाई जा सकती है। गौरतलब है कि भारत में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 2 करोड़ से ज्यादा है। भारत में वैक्सीन की किल्लत की खबरों के बीच इस खबर ने काफी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। बीएचयू में न्यूरोलॉजी विभाग के 2 प्रोफेसर विजयनाथ मिश्रा और प्रोफेसर अभिषेक पाठक और मॉलिक्यूलर एंथ्रोपोलॉजी विभाग के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने 20 लोगों पर ये शोध किया है जो कोरोना से ठीक हो गए थे। उन्होंने पाया कि कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज पहले 10 दिन में उन लोगों में पर्याप्त एंटीबॉडी बना देती है जो कोरोना संक्रमण से उबर चुके हैं। वैक्सीन की पहली डोज कोरोना से संक्रमित नहीं हुए लोगों में उतनी एंटीबॉडी नहीं बना पाती। लेकिन क्या 20 लोगों पर की गई स्टडी के आधार पर इस तरह का सुझाव प्रधानमंत्री को भेजना सही है? इस सवाल के जवाब में प्रोफेसर चौबे ने बीबीसी से कहा, विश्व के दूसरे देशों में भी इस तरह की स्टडी हुई है। अमेरिका में mRNA वैक्सीन पर इस तरह का शोध हुआ है और उसके नतीजे भी हमारे शोध के नतीजों जैसे ही हैं। इससे स्पष्ट होता है कि हमारे शोध में दम है, लेकिन हमने केवल सुझाव दिया है। भारत सरकार के पास संसाधनों की कमी नहीं है। हमारे शोध के नतीजों और विश्व में हुए शोध के नतीजों के आधार पर केंद्र सरकार खुद भी इस तरह का डेटा जमा कर सकती है। मुश्किल से इसमें 1 महीने का वक्त लगेगा। प्रोफेसर चौबे का कहना है कि ये स्टडी उत्तर भारत के लोगों पर फरवरी के महीने में की गई थी, जो कोरोना से पहली लहर में संक्रमित हुए थे और उन्हें कोविशील्ड वैक्सीन लगी थी। कोवैक्सीन पर अब वो ऐसी ही स्टडी कर रहे हैं। इस तरह के मामलों में वैज्ञानिक आधार पर बात करना बेहतर होता है। आइए जानते हैं कि इसके पीछे का वैज्ञानिक आधार क्या है। मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में कम्युनिटी मेडिसिन विभाग की हेड डॉक्टर सुनीला गर्ग मानती हैं कि वैज्ञानिक आधार पर देखें तो शोध के नतीजों में जो कहा गया है वो संभव है। एक बार किसी तरह के संक्रमण होने के बाद शरीर के अंदर मेमोरी सेल्स याद रखते हैं कि अगली बार वही बीमारी हो तो किस तरह उनका मुकाबला करना है। कोरोना के संक्रमण के बाद शरीर में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है। वायरस से मुकाबला करने के लिए मेमोरी सेल्स ट्रेन हो जाते हैं, यानी जिनको कोरोना हो गया है उनको एक तरीके से वैक्सीन की पहली डोज लग गई है। लेकिन डॉक्टर सुनीला एक और बात जोड़ती हैं, कुछ वैक्सीन नए वेरिएंट के खिलाफ भी कारगर साबित हो रहे हैं, लेकिन कोविड-19 एक बार होने के बाद दूसरे वेरिएंट से संक्रमित होने का खतरा कम ही सही लेकिन रहता जरूर है। इस वजह से भारत सरकार की 2 डोज की गाइडलाइन को ही फॉलो करना फिलहाल सही है। बीएचयू के प्रोफेसरों ने अपने सुझाव 15 दिन पहले भेजे थे, लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें कोई जवाब नहीं आया है। गौर करने वाली बात है कि बीएचयू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में ही आता है। भारत सरकार ने पिछले ही महीने कोरोना टीकाकरण अभियान से संबंधित संशोधित गाइडलाइन जारी की थी। नई गाइडलाइन के मुताबिक कोरोना से ठीक हो चुके लोगों में संक्रमण खत्म होने के 3 महीने बाद टीका लगवाया जा सकता है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए अभी भी टीके की 2 डोज ही प्रस्तावित है। सरोज सिंह, बीबीसी, दिल्ली। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कोविड-19 के वेरिएंट के नामकरण के लिए एक नए सिस्टम का ऐलान किया है। इसके तहत अब WHO भारत, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका समेत दूसरे देशों में पाए जाने वाले कोरोना वेरिएंट का नाम रखने के लिए ग्रीक भाषा के अक्षरों का इस्तेमाल करेगा। bbchiindi.com की रिपोर्ट सुनिए प्रज्ञा सिंह से। इस नियम के तहत पहली बार भारत में पाए गए 2 वेरिएंट को कप्पा और डेल्टा कहा जाएगा।
इसी तरह ब्रिटेन में पाए गए वेरिएंट को अल्फा और दक्षिण अफ्रीका में पाए गए वेरिएंट को बीटा नाम दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि ये फैसला बातचीत को आसान बनाने और किसी देश के साथ वेरिएंट के नाम को ना जोड़ा जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। गौरतलब है कि भारत सरकार ने B16172 को भारतीय वेरिएंट कहे जाने की आलोचना की थी। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहले भी आधिकारिक तौर पर किसी वेरिएंट के नाम को किसी देश के साथ नहीं जोड़ा था। विश्व स्वास्थ्य संगठन की कोविड-19 की टेक्निकल प्रमुख मारिया वैन करखोव ने ट्वीट किया कि किसी भी देश को वेरिएंट खोजने और उसकी जानकारी देने के लिए बदनाम नहीं करना चाहिए। उन्होंने वेरिएंट की खोज के लिए बेहतर निगरानी और वैज्ञानिक आंकड़े शेयर करने पर जोर दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी वेबसाइट पर सभी वेरिएंट के नामों की लिस्ट जारी की है। भारत ने B16172 वेरिएंट को भारतीय वेरिएंट कहे जाने की कड़ी आलोचना की थी। 12 मई को स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि बिना किसी आधार के मीडिया में इस वेरिएंट को भारतीय वेरिएंट कहा जा रहा है। इसके बाद भारत सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों से कहा था कि वो अपने प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई उन सभी पोस्ट को हटाएं जिनमें कोविड-19 को भारतीय वेरिएंट कहा जा रहा है। हालांकि कप्पा, डेल्टा, बीटा और अल्फा जैसे ये ग्रीक नाम पहले से चले आ रहे साइंटिफिक नामों की जगह नहीं लेंगे। अगर आधिकारिक तौर पर 24 से अधिक वेरिएंट मिल जाते हैं तो ग्रीक अक्षर नए नामों के लिए कम पड़ जाएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि ऐसी स्थिति में नामकरण के लिए नए प्रोग्राम का ऐलान किया जाएगा। सोमवार को ब्रिटेन सरकार की एक वैज्ञानिक समिति ने कहा कि देश में तीसरी लहर के आने की आशंका है, जिसकी मुख्य वजह भारत से शुरू हुआ डेल्टा वेरिएंट हो सकता है। ये ब्रिटेन में शुरू हुए अल्फा वेरिएंट की तुलना में तेजी से फैलता है। पहले ब्रिटेन में मामलों के बढ़ने के पीछे अल्फा वेरिएंट को जिम्मेदार माना गया था। इसी बीच वियतनाम में एक नया वेरिएंट मिला है जो इन दोनों वेरिएंट का मिला जुला संस्करण प्रतीत होता है। जानकारी दे रही थी प्रज्ञा सिंह। हमारे श्रोता मोहम्मद परवेज आलम लिखते हैं, मैं सैनिक हवलदार मोहम्मद परवेज आलम बबुरा बांका से सुन रहा हूँ। इस डिजिटल कार्यक्रम को सुनने के बाद रेडियो वाले कार्यक्रम जैसा ही एहसास होता है। रमेश जसवाल ने लिखा है कि कभी कभी समीक्षात्मक विचारों को भी शामिल करें, परंतु ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। कश्मीर और आतंकवाद पर बीबीसी के विचार संकीर्ण सोच का प्रतीक हैं, ऐसा क्यों? तो रमेश जसवाल जी, ऐसा क्यों, ये तो आप ही हमें बता सकते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है। सुबोध कुमार कह रहे हैं कि सच्ची खबर लोकतंत्र की आत्मा है। वाह सुबोध जी, क्या बात कही आपने। यह तो निबंध लेखन का भी विषय हो सकता है। दोहा कतर से साहिल अंसारी ने लिखा है कि बीबीसी सुनने से हमें लगता है कि हम इंडिया में ही हैं और इससे हमें घर का एहसास भी होता है। श्रोताओं, क्या आपने भी इस बात पर कभी गौर किया है कि कई राज्यों में आसानी से वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। राज्य कह रहे हैं कि उनके पास वैक्सीन की कमी है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में जाने पर वैक्सीन मिलने में वैसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सोचिए और सुनिए शुभम किशोर की ये रिपोर्ट। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में रहने वाले प्रशांत कुमार ने बीबीसी को बताया कि वो पिछले कई दिनों से वैक्सीन का स्लॉट बुक करने की कोशिश कर रहे थे। सरकारी अस्पतालों और टीकाकरण केंद्रों में उन्हें स्लॉट नहीं मिला तो उन्होंने प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लेने का फैसला किया। बीबीसी से बात करते हुए वो कहते हैं कि ये हैरानी की बात है कि प्राइवेट अस्पतालों में उसी दिन के स्लॉट मिल जा रहे हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में अगले कई दिनों के स्लॉट भरे हुए हैं। बीबीसी ने कोविन ऐप पर जब नोएडा के अस्पतालों में स्लॉट खोजने की कोशिश की तो पाया कि ये दावा सही है। हमने पाया कि सरकारी अस्पतालों में अगले कई दिनों के स्लॉट बुक हैं, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में आसानी से वैक्सीन मिल रही हैं। खासतौर पर 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीन के रेट 250 से 1000 रुपए तक हैं। दिल्ली में भी प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन आसानी से मिल रही है। कोविन ऐप में एक और जहां ज्यादातर सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं है, प्राइवेट अस्पतालों में 600 रुपए से लेकर 1000 रुपए की कीमत चुकाकर वैक्सीन ली जा सकती है। दिल्ली सरकार ने इसके लिए केंद्र की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी ने कोविन ऐप की एक तस्वीर ट्वीट कर लिखा, भारत शायद दुनिया का इकलौता देश है जहां राज्य सरकार जो मुफ्त में वैक्सीन दे रही है उसके पास सप्लाई नहीं है और प्राइवेट अस्पतालों के पास बढ़े हुए रेट में देने के लिए वैक्सीन उपलब्ध है। हालांकि बीजेपी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि दिल्ली ने समय रहते वैक्सीन नहीं खरीदी और राज्य से ज्यादा वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों ने खरीद ली। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने 11 मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि केंद्र सरकार
वैक्सीन देने की अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। और ये हाल सिर्फ दिल्ली और नोएडा का नहीं है। महाराष्ट्र में राज्य सरकार को 18 से 44 साल के लोगों के टीकाकरण को रोकना पड़ा था। सरकार के मुताबिक जल्द ही फिर से टीकाकरण शुरू किया जाएगा, लेकिन कोविन ऐप पर महाराष्ट्र के पुणे, नासिक, मुंबई समेत कई शहरों में 18 से 44 साल के ग्रुप के लिए वैक्सीन के स्लॉट प्राइवेट अस्पतालों में बुक किए जा सकते हैं। कई शहरों में प्राइवेट अस्पताल दफ्तरों और कॉलोनियों में कैंप लगा रहे हैं और बढ़े हुए दाम पर वैक्सीन दे रहे हैं। हालांकि देश के कई दूसरे शहरों में प्राइवेट और सरकारी दोनों जगहों पर वैक्सीन स्लॉट हैं, तो कुछ शहरों में वैक्सीन कहीं भी उपलब्ध नहीं है। लेकिन सरकार के पास वैक्सीन नहीं है तो प्राइवेट हाथों में वैक्सीन कैसे पहुंच रही है? 1 मई को लागू की गई सरकार की नीति के मुताबिक वैक्सीन निर्माता 50% तक वैक्सीन राज्य सरकारों को या खुले बाजार में पहले से तय दाम पर बेच सकते हैं। 18 साल से अधिक के लोगों को वैक्सीन देने के लिए राज्य सरकारें सीधे निर्माता से वैक्सीन खरीद सकती हैं और भारत सरकार पहले की तरह फ्रंटलाइन वर्कर्स, 45 से अधिक उम्र के लोगों या दूसरे जरूरतमंद लोगों को वैक्सीन मुफ्त में देती रहेगी। जानकारों का कहना है कि इसी नीति के कारण ये समस्या आई है। बीबीसी से बात करते हुए पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष प्रोफेसर के श्रीनाथ रेड्डी कहते हैं कि अगर वैक्सीन की सप्लाई पूरी होती तो बात समझ में आती, लेकिन जब 45 से ऊपर के लोगों और कोमॉर्बिडिटी वाले लोगों को ही वैक्सीन नहीं मिल रही है तो प्राइवेट सेक्टर को अभी वरीयता देना सही नहीं है। रेड्डी कहते हैं कि जब प्राइवेट प्लेयर निर्माता से सीधे खरीद रहे हैं तो मुमकिन है कि निर्माता प्राइवेट अस्पताल को महंगे दाम में वैक्सीन बेचें, क्योंकि वो राज्य सरकार से अधिक पैसे देने को तैयार हो सकते हैं। वो कहते हैं कि वैक्सीन हमेशा से ही केंद्र सरकार खरीदती रही है और वो ही इसका वितरण करती है। इस तरह की विकेंद्रित सप्लाई शायद ही किसी ऐसे दूसरे बड़े देश में होती हो। रेड्डी कहते हैं कि अभी हालात ऐसे नहीं हैं कि वैक्सीन को मार्केट के भरोसे छोड़ा जाए। वो कहते हैं कि गांव या छोटे शहरों की बात करें तो वहां प्राइवेट अस्पताल नहीं है, वहां वैक्सीन सरकार को ही पहुंचानी है, तो राज्य सरकार और प्राइवेट सेक्टर को एक तरह का महत्व नहीं दिया जा सकता। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र से वैक्सीन के अलग अलग रेट को लेकर सवाल पूछे। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने कहा कि वैक्सीन के दाम एक होने चाहिए। कोर्ट ने कहा केंद्र का कहना है कि उन्हें कम कीमत में वैक्सीन मिल रही है क्योंकि वो ज्यादा मात्रा में खरीदते हैं, तो फिर राज्यों को अधिक कीमत में क्यों मिल रही है? पूरे देश में वैक्सीन की एक कीमत होनी चाहिए। अगर वैक्सीन खरीदना ही मकसद है तो केंद्र सरकार सिर्फ 45 से ऊपर वालों तक के लिए खुद को सीमित क्यों रख रही है और 45 से कम वालों को राज्यों के भरोसे क्यों छोड़ रही है? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन को लेकर पारदर्शिता बरत रहे हैं? रिपोर्ट सुना रहे थे शुभम किशोर। बहुचर्चित तरुण तेजपाल मामले में गोवा सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील दायर करके उनके खिलाफ दोबारा मुकदमा चलाने का आग्रह किया है। तहलका मैगजीन के मुख्य संपादक तरुण तेजपाल को अपनी महिला सहकर्मी पर यौन हमला करने के आरोप में पिछले ही महीने बरी किया गया है। BBC Hindi.com की खबर सुनिए गुरप्रीत सैनी से। तरुण तेजपाल को बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ गोवा की राज्य सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील दायर की है। गोवा की सरकार ने अपनी अपील में कहा है कि इस मामले की ट्रायल कोर्ट में फिर से सुनवाई की जानी चाहिए। साथ ही ये भी दलील दी गई है कि ट्रायल कोर्ट पीड़िता के घटना के बाद के बर्ताव को ठीक से समझ नहीं पाया और उसके चरित्र की निंदा कर दी। बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच के समक्ष दायर की गई अपील में निचली अदालत के फैसले के मद्देनजर इस हफ्ते कुछ बदलाव किए गए और तरुण तेजपाल की रिहाई को चुनौती देने के लिए और दलीलें जोड़ी गई हैं। गोवा सरकार का कहना है कि ट्रायल कोर्ट ने बचाव पक्ष के गवाह पर तो एतबार किया, लेकिन अभियोजन और पीड़िता की ओर से पेश किए गए गवाहों के साक्ष्य को खारिज कर दिया। अपील में यह भी कहा गया है कि निचली अदालत ने इस मामले में चीख चीख कर गवाही दे रहे उस सबूत यानी माफीनामे वाले ईमेल को भी नजरअंदाज कर दिया जिससे अभियुक्त का अपराध बिना किसी संदेह के साबित होता था। 21 मई को जज शमा जोशी ने तहलका मैगजीन के मुख्य संपादक तरुण तेजपाल को बरी करने का फैसला सुनाया था। तरुण तेजपाल पर नवंबर 2013 में एक इवेंट के दौरान गोवा के एक 5 स्टार होटल की लिफ्ट में अपनी महिला सहकर्मी पर यौन हमला करने का आरोप लगाया गया था। निचली अदालत ने अपने फैसले में महिला के आचरण पर सवाल उठाते हुए कहा कि यौन हमलों के मामले में किसी पीड़िता का जैसा बर्ताव होना चाहिए था, इस पीड़िता ने वैसा सामान्य बर्ताव नहीं दिखलाया।
गोवा सरकार ने इस मामले में बाद में अपील दायर की। संशोधित अपील पर अब 2 जून को सुनवाई होनी है। राज्य सरकार ने अपनी अपील में कहा है कि ट्रायल कोर्ट ये बात भूल गया कि इस मामले के अभियुक्त तरुण तेजपाल थे, न कि पीड़िता। रिपोर्ट सुना रही थी गुरप्रीत सैनी। चीन ने कहा है कि वो इसी महीने यानी जून में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अपने निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजेगा, जो वहां 3 महीने तक रहेंगे। चीन ने ये घोषणा अपने एक मालवाहक अंतरिक्ष यान के अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ने के एक दिन बाद की है। इसके मायने क्या हैं? bbchhindi.com की खबर सुनिए सारिका सिंह से। चाइनीज मैन्ड स्पेस एजेंसी के मुताबिक 29 मई को सामान और उपकरणों के साथ तियानजू 2 स्पेस स्टेशन के लिए रवाना किया गया कार्गो स्पेस क्राफ्ट। अंतरिक्ष स्टेशन के मुख्य मॉड्यूल तियानहे से जुड़ गया है। तियानहे मॉड्यूल में अंतरिक्ष स्टेशन पर काम करने वाले यात्रियों के रहने के लिए क्वार्टर बने हैं। चीन के मानव मिशन से जुड़े एक विभाग के निदेशक और देश के पहले अंतरिक्ष यात्री यांग लिवेई ने जानकारी दी है कि तीनों अंतरिक्ष यात्री जून में शेंजू 12 अंतरिक्ष यान के सफर की तैयारी कर रहे हैं। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्टेशन पर 3 महीने रहेंगे और इस दौरान वहां मरम्मत, मेंटेनेंस के साथ साथ वैज्ञानिक काम करेंगे। इस मिशन में अभी कोई महिला यात्री नहीं होगी, पर इसके बाद के अभियानों में महिलाओं की भी भागीदारी होगी। चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के लिए साल 2021 से 2022 के बीच 11 बार अंतरिक्ष यानों को भेजने की योजना बनाई है। इनमें से 2 अभियान पूरे हो चुके हैं। चीन अगले साल 10 ऐसे ही मॉड्यूल लॉन्च करना चाहता है जो पृथ्वी का चक्कर लगाएंगे। अंतरिक्ष में इस वक्त पृथ्वी की कक्षा यानी ऑर्बिट में सिर्फ एक ही स्पेस स्टेशन स्थित है। इसका नाम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जिसमें चीन को शामिल नहीं किया गया है। चीन की कोशिशों पर नजर डालें तो समझ में आता है कि चीन अंतरिक्ष विज्ञान में भी एक बड़ी ताकत बनने की तैयारी कर रहा है। चीन ने पिछले साल मंगल अभियान शुरू किया था। चीन का एक रोवर अभी मंगल ग्रह की जानकारियां जुटा रहा है। हालांकि अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में चीन ने देर से शुरुआत की। चीन ने पहली बार साल 2003 में अपने अंतरिक्ष यात्री को ऑर्बिट में भेजा। सोवियत संघ और अमेरिका के बाद इस उपलब्धि को हासिल करने वाला चीन तीसरा देश था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वर्ष 2024 में काम करना बंद कर देगा। ऐसे में मुमकिन है कि उस वक्त चीन का तियानहे मॉड्यूल शायद इकलौता स्पेस सेंटर हो जो पृथ्वी की कक्षा में रह जाएगा। रिपोर्ट सुना रही थी सारिका सिंह। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में चीन अंतरिक्ष में अपनी ताकत किस हद तक बढ़ा पाता है। बहरहाल, टेनिस में यदि आपकी दिलचस्पी है तो आपने जापान की खिलाड़ी नाओमी ओसाका का नाम जरूर सुना होगा। नाओमी ओसाका ने इसी साल ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप अपने नाम की और इस टूर्नामेंट में जीत के साथ ही महिला टेनिस में ओसाका ने एक नए दौर की शुरुआत की। बेल्जियम की पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी जस्टिस हेनिन ने ओसाका को महिला टेनिस की नई बॉस तक बताया। लेकिन अब नाओमी ओसाका के एक फैसले से टेनिस जगत में हलचल मच गई है। bbchhindi.com की खबर सुनिए आदेश कुमार गुप्त से। ओसाका ने फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता से हटने का फैसला किया है, लेकिन ये फैसला किसी चोट के कारण नहीं है। दरअसल अपने मानसिक स्वास्थ्य का हवाला देकर ओसाका ने मैच के बाद मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया था, लेकिन प्रतियोगिता के आयोजक ओसाका के फैसले से खुश नहीं थे। उन्होंने ओसाका पर जुर्माना लगाया और कहा कि अगर वो मीडिया से बात नहीं करेंगी तो उन्हें प्रतियोगिता से बाहर भी किया जा सकता है। लेकिन अगले ही दिन ओसाका ने खुद ही प्रतियोगिता से हटने की घोषणा कर दी। अपने फैसले का ऐलान करते हुए उन्होंने ट्वीट किया कि वर्ष 2018 में अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के बाद से ही वो अवसाद का सामना कर रही हैं। 23 साल की ओसाका ने पिछले सप्ताह ही कहा था कि वे अपनी मानसिक स्थिति की वजह से मैच के बाद का न्यूज कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगी। रविवार को ही ओसाका ने फ्रेंच ओपन के अपने पहले मैच में रोमानिया की पैट्रिसिया बारियाटिक को सीधे सेटों में हराया था, लेकिन मीडिया के सामने न आने के कारण आयोजकों ने उन पर $15,000 का जुर्माना लगा दिया। बाद में ग्रैंड स्लैम आयोजकों की ओर से एक साझा बयान भी आया जिसमें ओसाका को प्रतियोगिता से निलंबित करने की बात कही गई थी, लेकिन अब ओसाका ने खुद ही प्रतियोगिता छोड़ने की घोषणा कर दी है। उनका कहना है कि वे अब कुछ समय कोर्ट के बाहर भी व्यतीत करेंगी। ओसाका ने कहा कि जब भी समय ठीक होगा मैं सचमुच आयोजकों के साथ मिलकर इस पर चर्चा करना चाहूंगी कि कैसे खिलाड़ियों, प्रेस और फैंस के लिए स्थितियां बेहतर बनाई जा सकती हैं।